सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, शुभ्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की साइंस। क्या लेकर आए हैं? क्लास 10th की साइंस लेकर आए हैं। और इसका आपने पहला लेक्चर पढ़ा होगा, जिसके अंदर हमने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो पहला चैप्टर है हमारा, उसके रिगार्डिंग हाउ टू मेक द फॉर्मूला एंड आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन हाउ कैन बी बैलेंस्ड इट, यानी फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फिर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फिर उसको कैसे बैलेंस्ड करेंगे। इसको 3 मेथड से पढ़ाया है। यानी जो हमारा साइंस जो क्लास 10th की है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो चैप्टर है हमारा, उसका ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर है ये? दूसरा। पहले लेक्चर में हमने आपको कैसे किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे, नेम गिवन है तो, या फार्मूला गिवन है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, वगैरह वगैरह की सारी डिस्कशन हमने पूरी डिटेलिंग में की है। अगर आपको वो सारी चीजें नहीं आती तो उसको देख लो। इसके अंदर जो आज हम आपको पढ़ाएंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ाएंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि ओवरऑल 4 तरह के हैं। एक सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा लास्ट वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी आज की क्लास इसी चारों टॉपिक पर होने वाली है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे। यानी ओवरऑल हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज हम आपके लिए क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम आपको लिए ये दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको बहुत प्यार से ये समझाया कि कैसे किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को बनाते हैं उसके नाम से, या कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, साथ ही साथ किसी इक्वेशंस को कैसे तैयार करते हैं, फिर उसको बैलेंस कैसे करते हैं 3 मेथड से। ये सारी चीजें आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली है। क्या बात करते हैं सर, हमने तो नहीं पढ़ी है। तो जाओ पढ़ लो, अगर आता है तो जाने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। पहला टाइप होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके साथ साथ इन चारों टॉपिक्स पे आने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इसके बाद एक एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज दोनों डिस्कस करेंगे। यानी क्वेश्चन के मामले में कोई बेईमानी नहीं, क्वेश्चन पूरी की पूरी बताई जाएगी, क्योंकि कोई भी टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे दिल को एक रिलैक्सेशन मिल जाती है। अच्छा क्वेश्चंस को ऐसे बनाते हैं। यानी ये दूसरा लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जिसमें ये 4 टाइप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, बैक एक्सरसाइज के, इन टेक्स्ट के। उसके बाद लास्ट लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोलिजन और रेसिडिटी, और इस तरह से आपका क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, यानी पहली वीडियो देखी, ये वाली देखे, उसके बाद एक लास्ट देखेंगे और चैप्टर के सारे एनसीईआरटी भी हो जाएंगे। यस एग्जैक्टली, यानी जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जैसे लास्ट टॉपिक भी हमने पढ़ाया था बैलेंसिंग, उसमें हमने बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे सबको देकर आपको बैलेंसिंग सिखाई थी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल S2 क्लासेस में, शुभ्रा सरस्वती क्लासेस में। और शुरू करते हैं आज हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इरेज करें, इसको समझ गए आज की क्लास क्या होने वाली है। तो हम तो हमेशा से ये चाहते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहे भैया। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे ना, देखो कोई दुनिया कुछ भी कहे,
कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन एक बात आप मानो या ना मानो, अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है ना, तो आप एक समझ लो आपने अपने सिलेबस का 4 पार्ट का अगर सिलेबस है तो 3 पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। बस एक पोर्शन आपके लिए बचा हुआ है, जिस पोर्शन का नाम है एक्स्ट्रा बुक। अब एक्स्ट्रा बुक की जरूरत तब किन बच्चों को पड़ती है? देखो, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करते हो तो 10th लेवल पे तो आपको 70-80 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें से 75 मार्क्स के क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, डायरेक्ट, बिना किसी कंफ्यूजन के। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी अगर किसी ने एनसीईआरटी को अच्छे से कमांड किया है तो वो उसको ब्रेन से यूज करके बना लेगा। जिसने अच्छे से नहीं किया और 2-3 बुक को भी टच कर लिया है तो उसको शायद 1-2 बुक से वो क्वेश्चन मिल जाए और वो कर ले। लेकिन ओवरऑल एनसीईआरटी पे कंसंट्रेशन इज द बेस्ट वे टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए, S2 क्लासेस में आप लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत, और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डिटेलिंग तो हम बाद में करेंगे, पहले इनका एक बेसिक समझ लेते हैं। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले एकदम बेसिक समझा देते हैं कि होता क्या है, उसके बाद हम आपको समझा देंगे इसकी पूरी अंदर घुस के जितनी डिटेलिंग होगी वो सारी चीजें आपको समझाएंगे। जो जो एग्जाम्पल दे के बुक में समझाई गई है एनसीईआरटी के, उन सब को डिटेल करते हुए आपको इस टॉपिक को खत्म करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इसकी बेसिक बातों को समझ लो कि आखिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसको है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते किसको है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसको है, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसको है। बस डिफिनीशन लिख लो अभी के लिए, ये समझ लो, फिर धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। आ रहे हैं सर, तुरंत गाना गाने लगते हो, इतना अच्छा भी आप गाते नहीं हो कि तुरंत शुरू कर देते हो। मजाक मत उड़ाओ यार, कोशिश करते हैं ना, कोशिश करने में क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं करो, आपको जो मन है वही करो आप, लेकिन अच्छे से पढ़ा दो। अच्छा ठीक। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है जब कोई ए और बी, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर, यहां क्या होता है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट जुड़कर कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, और यहां कोई एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। यानी वेन, इसी डिफिनेशन को थोड़ा करेक्ट करे तो डिकम्पोजिशन बन जाएगा वेन अ सिंगल रिएक्टेंट, वेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। यानी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए तो कॉम्बिनेशन, और एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए तो डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि मान लो ए अकेला था और बी के साथ सी लगा हुआ था, तो ए ने क्या किया कि ए ने सी को छीन लिया बी से और बी को अकेला कर दिया। तो इसका डिफिनेशन लिखोगे तो लिखोगे व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल, आराम से, हाँ सर समझ रहे हैं, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम their compound,
जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, यानी बाहर निकाल दे और खुद उसके साथ जुड़ जाए, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मान लो A के साथ B था और B के साथ C था, सॉरी A के साथ B था और C D था। समझाते आराम से, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो A ने क्या किया, B को अपने पास बुला लिया और B ने C को अपने पास बुला लिया। मतलब AB प्लस CD जो है वो टूट कर AD प्लस BC बना दिया। यानी when there is an exchange of ions, क्या, when there is an exchange of ions, यानी यहां से आपने थोड़ा सा बेसिक तो पकड़ लिया होगा। अब धीरे धीरे इसका डिटेलिंग एग्जांपल वगैरह करेंगे, उसके अंदर घुसेंगे तो और सारी चीजों को समझेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप इतना तो समझ गए कि कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले। जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, डिकम्पोजिशन। जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से छीन कर हटा दे, उसके कंपाउंड को अपने तरफ छीन ले और दूसरे मेटल को हटा दे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड और व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी AB प्लस CD ने दोस्ती की, बोला D हमें दे दो, C हम तुमको दे देते हैं, तो B इसको दे दिया तो BC बना लिया और D इसने ले लिया तो AD बना लिया। यानी यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, यहाँ हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस किया, यहाँ एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना और यहाँ दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ये चारों डिफिनेशन, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या होता है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए राइट डाउन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिफिनेशन लिख के ABCD करके बना दोगे। हाँ सर इतना तो बना देंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। उसके बाद हम अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर घुसेंगे, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर घुसेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर घुसेंगे और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर घुसेंगे। फिर इसके अंदर घुस के जो बुक जो अपने क्वेश्चन को लिया होगा उसके अंदर जाएंगे और इस तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फास्ट नोट डाउन करो, आप नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े। चलिए सर अब इसके अंदर घुसते हैं और सारी बातों को समझते हैं। तो ये तो हो गई एक बेसिक चीज, जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन था उसको समझा, उसकी डिफिनेशंस को समझी, उसके चीजों को समझा। अब इसके अंदर आने वाले एग्जांपल्स, कौन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगे, कौन रिएक्शन डिकम्पोजिशन होंगे, क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे इसको पढ़ना है, अब इन सब चीजों को धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है सर, समझाओ, क्या समझाना चाह रही हो? हम जो समझाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सर आपकी वीडियो ऐसे भी हम देखने आते हैं ना, तो बड़ा पेशेंस बना के आते हैं। छोटी सी बात को 1 घंटे कर देते हो, छोटी सी बात को 2 घंटे कर देते हो। तो समझो वो छोटी छोटी बातों को जो हम 2 घंटे करते हैं उससे फायदा आप ही का है। थोड़ा लेंदी जाता है लेकिन एक बार घुस गए तो मजा आ जाता है। हाँ सर चलो, ओके ओके। चलो तो बात करते हैं अब हम पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब फिर से इसकी डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी? नहीं सर अब फिर से क्यों लिखोगे, मत लिखो। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने देख लिया कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट गिव्स C। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल सब क्या है, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछने के चांसेज है। आप सबसे पहले कुछ नाम को समझ लो। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए CaO, तो इसका आप एक नाम कहोगे कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब लिख लो एक जगह, डब्बे बनाकर ये लिख लो, फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन शुरू करेंगे, वहां बोलते चलेंगे। इसको दूसरा नाम दिया गया है क्विक लाइम। क्या है? क्विक
लाइम 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 लाइम। हिंदी में इसको समझो तो चूना। खाई के पान बनारस वाला गाना सुना है? तो पान बनारस वाला में जो चूना लगाता है, वो जो चूना व्हाइट कलर का होता है, उसी को कहते हैं चूना, जिससे व्हाइट वॉशिंग वगैरह यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो ये चूना है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम कहते हैं। ये बात लिख लो कहीं पे पेज में, ये सब नाम याद होना चाहिए। अगर कहीं आपको दिख जाए CaOH का होल ट्वाइस, तो इसका जो नाम है, कॉमन नाम, वो तो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो बहुत प्यार से समझाया था। क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम है, OH है, Ca को कैल्शियम कहते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो नाम आपको जरूरत है वो ध्यान में रखना है, जो है स्लैग्ड लाइम। क्या है? स्लैग्ड लाइम। ये सब नाम पूछ दिया जाएगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। या आपको एक और नाम देखने को मिलेगा इसका, लाइम वाटर। क्या नाम देखने को मिलेगा? लाइम वाटर। यानी एक नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का नाम है स्लैग्ड लाइम, और इसी का नाम है लाइम वाटर। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, जिसको चूना कहते हैं। और जब चूना में पानी मिला दोगे तो चूना पानी बन जाएगा। ये ठीक है। एक आपको ये नाम याद रखना है CaCO3, जिसका अगर ऐसे नाम लिखो तो ये Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसको दूसरे तरीके से एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है लाइम स्टोन। ठीक है। तो लाइम स्टोन, स्लैग्ड लाइम, लाइम वाटर, क्विक लाइम, ये सब नाम आपके दिमाग में, जहन में होनी चाहिए, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो ये 3 नाम तो लिख लो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर देखने को मिलेगा, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नाम, ये इंपॉर्टेंट, स्लैग्ड लाइम, लाइम वाटर, लाइम स्टोन, क्विक लाइम, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है। बाद बाकी कैल्शियम ऑक्साइड आपको नाम बोलने ही आता है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। Ca है, OH है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। Ca है, CO3 है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इस सब में तो आपको दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी पिछली वीडियो को पढ़ के एकदम तनातन खुश हो। ठीक। लेकिन ये सब नाम, लाइम स्टोन, लाइम वाटर, स्लैग्ड लाइम, क्विक लाइम, ये सब दिमाग में होना चाहिए। अब इरेज करके इसको लिख लो। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। तो कहता है, पल पल होके तुमसे दिल ये दीवाना। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को यानी चूना को जब आप पानी मिलाओगे तो ये सॉलिड का होता है। देखना, अगर आप कभी पान वगैरह बनाते देखे हो या नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, घर में व्हाइट वॉशिंग करते देखे हो तो देखना, व्हाइट वॉशिंग के लिए चूना मतलब एक पत्थर जैसा, ऐसे पत्थर जैसा होता है, उसको लेकर आया जाता है और उसमें पानी मिलाया जाता है। पानी निकालते हैं तो उसके ऊपर एक बबल्स आता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से आगे बताएंगे, अभी जल्दीबाजी में। तो एक बबल्स आता है, तो ये एक चूना सॉलिड है, इसमें आप मिलाते हो पानी। क्या मिलाते हो? पानी, वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, या लिख दे फिर से, नहीं लिखते, लिखे है ना अभी, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, या हाँ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम इसको कहते हैं, इसको हिंदी में चूना कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब कहेगा CaO जो हमारा क्विक लाइम है, या जिसका नाम हमने कैल्शियम ऑक्साइड दिया था, ये किस चीज में यूज होता है? तो ईट, अब मत बोलना सर पान खाने में यूज होता है पान मत बनाने लगना। इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। इसके लिए व्हाइट वॉशिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम जो है, इसका इस्तेमाल हम व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। अगर आप यूपी बिहार जैसे जगह से हो तो वहां पर आप देखते होंगे लोग खैनी खाते हैं। ठीक, वो खैनी के ऊपर चूना जो व्हाइट कलर का डालते हैं, वही चूना की बात हो रही है। चूना है, ये पानी मिला है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। पत्थर से तो डायरेक्ट व्हाइट वॉशिंग नहीं करेंगे, तो पानी मिला के और तब ऐसे ऐसे व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक एग्जांपल हो गया कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम या
लाइम वाटर बना देगा, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका हम इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग में करते हैं पानी मिलाने के बाद, और पानी मिलाने के बाद बन जाता है CaOH का होल 2, लाइम वाटर और स्लैकेड लाइम। अब आप देखते होंगे, गौर किया होगा आपने, अगर नहीं किया होगा तो करना। अब जब आप पहले दिन व्हाइट वॉशिंग करते हो ना, तो वॉल की कलर जो है उतनी शाइनी सरफेस नहीं होती। यानी व्हाइट वॉशिंग आपने किया तो ये जो वॉल का कलर होगा, जो वॉल होगा हमारा, उसका कलर, जो वॉल होगा हमारा उसका कलर जो है, या वॉल होगा हमारा या जो वॉल होगा हमारा उसका कलर जो है पूरा व्हाइट नहीं होता। अगर व्हाइट वॉशिंग करोगे तो वॉल का कलर पूरा व्हाइट नहीं होता, हल्का फेडेड होता है। कभी देखना चूना में ऐसे लेके करोगे ना तो पहले दिन हल्का फेडेड होता है और 1-2 दिन के बाद पूरी तरह से चमकने लगता है। तो होता क्या होगा, होता क्या है एग्जैक्टली, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस है, इससे व्हाइट वॉशिंग कर दिया आपने। अब आपने क्या किया कि आपने छोड़ दिया व्हाइट वॉशिंग करके। अब 1-2 दिन में ये ज्यादा चमकीला इसलिए हो जाता है कि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से ये जो पुताई हुई है, व्हाइट वॉशिंग हुई है, वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने से क्या होता है कि ये पानी इसमें से बाहर निकाल देता है। जो इसके अंदर जो पानी था उसको बाहर निकाल देता है और CaCO3 बना लेता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, या जिसको लाइम एसीटोन कहते हैं। अब ये बनने के बाद जो हमारा वॉल है वो कैसा हो गया, शाइनिंग हो गया, ठीक है। यानी ज्यादा शाइन करने लगा, ज्यादा व्हाइट हो गया। यहां तक बात समझ में आई। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था इसलिए इसने इतना दिमाग लगाया। उसके अलावा अगर कोई एग्जांपल आपसे स्पेशली यही एग्जांपल नहीं पूछता है व्हाइट वॉशिंग का, तो आप कार्बन ले लोगे, ऑक्सीजन ले लोगे, बोलोगे कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो। कैसे प्रोडक्ट बनाते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन है जहां 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जहां पे चूना वाला जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना लिया, पानी लिया, चूना पानी बनाया, चूना को CaO कहते हैं, क्विकलाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। पानी मिलाने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर या स्लैक लाइम बन गया। जब हमने पुताई की तो शुरुआत के दिनों में जिस समय हमने व्हाइट वॉशिंग की उस समय वॉल का कलर जो है वो फेडेड था, पूरी तरह से चमकीला नहीं हुआ था। और धीरे 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 1-2 दिन के बाद आफ्टर 2 to 3 days, आफ्टर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है उससे ये रिएक्ट करता गया और इसके अंदर के जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर निकल गए और ये बच गया वॉल पे क्या, CaCO3 बच गया, जिसकी वजह से वॉल जो है वो शाइनिंग करने लगा, चमकने लगा और उससे पहले उतना फेडेड था। समझ में। उसके अलावा आप एग्जांपल चाहो तो C+O2 लिख सकते हो, CO2 बनाता है। ठीक, यहां तक कोई बात, एकदम कोई दिक्कत, देख लो जो भी बात देखनी है। इसके अलावा हम और बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर भर देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो मन है वो आप रख लो, लेकिन ये वाला बात दिमाग में रखो। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, नेम देयर इज अ एलिमेंट X दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम दैट एलिमेंट, तो CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ दैट एलिमेंट विद वाटर, तो ये रिएक्शन लिखोगे CaOH का होल ट्वाइस बना लोगे। बात समझ रहे हो ना। इसको लिखो, देखो इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसका आंसर यही है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको बाद में भी हम कराएंगे, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, दिख रहा है आपको, उसी के ऊपर चिपका देते हैं। देखो मिटोगे नहीं ना, एकदम आराम से बहुत प्यार से समझाने आए हैं। ये चैप्टर में बहुत लोगों को डाउट रहता है, इसीलिए प्यार से समझो। पहला वीडियो तो आपने देखा ही होगा, उसके बाद ये देखो और प्यार से समझो। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है name a substance X is used for white washing. A solution of substance X is used for white washing. Name the substance X and write its formula. The substance X is CaO and the substance X is quicklime calcium oxide and its formula is CaO. दूसरा क्वेश्चन कहता है write the reaction of X named above. जो पहली बार में जो आपने पहले क्वेश्चन में जो X के बारे में बताया है
विथ वाटर से रिएक्शन कराओ, तो उसकी जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वो CaOH का होल ट्वाइस बना लेगा। आंसर कंप्लीट। बात समझे? तो ये था पेज नंबर 10 के इंटेक्स्ट का क्वेश्चन, पेज नंबर 10 इंटेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे कह रहा था कि एक एलिमेंट X है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है और उसका रिएक्शन जब आप कराओगे वाटर से तो क्या बनाएगा, तो ये पूरा लिख दोगे, यहाँ पर बोल दोगे ये X है, वाटर से रिएक्शन करा के ये बना, क्विकलाम, ये पूरा रिएक्शन लिख के सारी बातें लिख दोगे, कहानी बन गई आपकी। समझ गए? ये चीजें तो हमने समझा दिया कि शाइनिंग सरफेस 1-2 दिन के बाद क्यों आता है। ठीक है, पक्की वाली बात समझ में आई। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2-4 एग्जांपल और समझा देते हैं, यानी इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। लिख लो इसको, फास्ट लिखो एकदम, बिल्कुल बहुत धीरे चलने वाले हैं हम, और क्योंकि ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बहुत सारे रिएक्शंस है, आपको याद करने हैं, उसको अच्छे से नोट डाउन करो, सबका नाम दिमाग में रखो ताकि दिक्कत ना हो। नाम दिमाग में नहीं रखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपने लिख लिया, देखो हाँ, अगर आपसे ये स्पेशली ना पूछे कि व्हाइट वॉशिंग वाला एग्जांपल लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछे, तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमने लिखवाया है कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ये लिख के दिखा दो। एक एग्जांपल लिख दो C+O2 CO2, एक एग्जांपल लिख दो H2+O2 गिव्स H2O। यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, O 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 दिया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2 दिया। ये हो गया आपके पास बर्निंग ऑफ कोल, और ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इसमें से आप जो चाहो वो सारे एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनीशन पूछेगा तो डिफिनीशन लिखो और इसमें से छोटा मोटा एग्जांपल कोई लिख दो। अगर आपको ये पूछेगा कि क्विक लाइम क्या होगा, सिलेक्ट लाइम, जब लाइम वाटर को, लाइम वाटर टर्म्स, अब यहाँ पर देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? व्हिच गैस कन्वर्ट्स lime water into milky white। ओए होए 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 ना, कौन सा ऐसा गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की व्हाइट बनाता है? तो लाइम वाटर क्या है सर? आपने अभी बताया लाइम वाटर इज, ना नींबू पानी मत समझ लेना, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है तभी तो शाइनिंग आता है। इसके आंसर में लिखोगे कि लाइम वाटर मिल्की व्हाइट तब बनता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है। बात समझ में आई? बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो सकते हैं, वो हमें लिखना है। इरेज कर इस बात को लिख लिया होगा आपने, लिख लो जो भी, 1 2 3 4 5 6 7, तो हर बात को समझो, आपका एकदम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, और वो ये है कि वाई रिस्पायरेशन इज कंसीडर टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या पूछा जाता है? सॉरी, हाँ, अब नहीं सॉरी, वो बाद में, पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिख लिया। अब कहता है जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इज कंसीडर टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन is considered to be an exothermic reaction। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। यानी जब कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो हीट रिलीज करता है। हम समझाएंगे इसको, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कहता है जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपने एग्जांपल लिखे हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होंगे। तो कहता है व्हेन देयर इज अ रिलीज ऑफ heat along with the formation of प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट का रिलीज भी होना इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सोचो, हमने बोला ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझना, मान लो हम हैं और आप हो, हम दोनों के बीच में
बहुत दुश्मनी है, बहुत ज्यादा दुश्मनी है। ओहो क्यों सर? क्योंकि आपने हमें पार्टी नहीं दिया, चॉकलेट नहीं खिलाया। कोई बात नहीं सर, हम आपको ऐसे भी चॉकलेट नहीं खिलाएंगे। अच्छा अच्छा। तो हमने बोला कि हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी है, बहुत ज्यादा दुश्मनी है। तो हम लोग के बीच में दोस्ती कब होगी? दुश्मनी किसी के साथ क्यों होता है? क्योंकि हमारे और आपके बीच में हीट है। क्या है? गर्मी है। नहीं उसकी ईगो है, नहीं उसकी बात नहीं मानेंगे, नहीं वो ऐसा है, नहीं वो है, यानी गर्मी है। वो गर्मी निकल गई, हम लोग दोस्त हो गए। फिर गर्मी बढ़ गई, दुश्मन हो गए। यानी गर्मी निकल गई तो दोस्त हो गए, यानी हम लोग कंबाइन कर गए। नहीं समझे? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यानी जब कंबाइन कोई चीज करेगा तो उसके बीच की जो गर्मी है वो बाहर निकल जाएगी। जब कोई चीज टूटेगा तो उसको गर्मी देनी पड़ेगी। यानी जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है व्हेन देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट रिलीज हो, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पर C+O2 इज CO2 वगैरह का एक छोटा सा एग्जांपल, या CaO प्लस H2O इज CaOH का होल ट्वाइस वाला एग्जांपल। यहाँ पर अगर आप घर में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो मार्केट में चूना बहुत सस्ता मिलता है। 10-20 रुपए का चूना लाओ, उसको एक ग्लास में रखो। क्योंकि 10-20 रुपए का ला रहे हो तो बकेट में तो डालोगे नहीं, एक ग्लास में रखो, उसमें पानी डालो तो देखो एक बुलबुले सा बाहर निकलेगा, बुलबुला टाइप का बाहर निकलेगा। वो बुलबुला क्या है? हीट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हीट रिलीज हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज those reaction in which heat is released during the formation of product। प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी बाहर निकलता है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसमें ये एग्जांपल दे दो, ये एग्जांपल दे दो, जो एग्जांपल देने का मन है वो एग्जांपल आप दे दो। दीज आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो एग्जांपल आप ध्यान में रखते हो वो एग्जांपल आप इसका भी ध्यान में रख सकते हो। अब साइड में जो हमने आपको लिखवाया था CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मत डालना। ये उधर से समझाया अलग से हमने कि भैया जो हमारा व्हाइट वॉशिंग होता है उस वॉल तुरंत फेडेड होता है, 2-3 दिन बाद वो लाइम वाटर मिल्की यानी चमकीला बनता है। तो क्यों बनता है वो उसके लिए साइड में समझाया। दैट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में मत डालना। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, कहता है व्हाई respiration is considered to be an exothermic reaction। रिस्पायरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? समझो, एकदम बात को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सबके सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी एग्जांपल पूछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का या एग्जांपल पूछे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक एग्जांपल मारोगे, बस डिफिनेशन बदल दोगे कि व्हेन 2 or more एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और व्हेन देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या दोगे? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसका आंसर बताते हैं। तो कहता है रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। लिखवाते हैं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। ऊपर वाला इरेज करें। तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ गए, उसके एग्जाम्पल समझ गए, उसके बाद आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गए, उसके एग्जाम्पल समझ गए। अब जो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो है कि why respiration is considered to be an exothermic reaction। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? तो आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा कि ब्रीदिंग होता है टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया ब्रीदिंग। अब वो जो ऑक्सीजन अंदर गया वो क्या करता है कि ब्रेकडाउन ऑफ, वो जो ऑक्सीजन अंदर गया वो क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, respiration is a process in which there is a breakdown of glucose into energy along with the release of heat। एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ ATP। समझेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा कि व्हाई रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो हमने बोला रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन रिस्पायरेशन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होता है? एटीपी। अब किसी ने पूछा एटीपी का फुल फॉर्म बताओ, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट, यानी देखो गर्म हवा निकलेगी, हाथ लो, ये जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है वो हीट के फॉर्म में गर्म हवा निकल रहा है, यानी रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन रिस्पायरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट along with the release of heat, so it is considered to be an एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए हम रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बिकॉज रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट, सो इट इज कंसीडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी जो रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिसके बारे में बायोलॉजी में पढ़ना है। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको जितना डिटेलिंग हो सकता है वो दे दिया। अब हम बढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। थोड़ा लंबा टाइम लिया लेकिन कोई भी बात छोड़ने की गलती हमने नहीं की। हमने कोशिश की कि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब जितने क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में है और वो सारे क्वेश्चन हमने लिखे हैं। तो जब हम वो क्वेश्चन चिपका के बोलेंगे वहां पर भी एक बार लिखेंगे, अगर आपको लगेगा कि आप जानते हो तो वहां पे जल्दी बढ़ा लेना, क्योंकि ऑलरेडी आंसर आप लिख चुके हो। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अच्छा, जितना टॉपिक पढ़ा है उसके रिगार्डिंग बनने वाला क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। हाँ चलो, उससे बनने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बनने वाला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखिए। कहता है व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो क्या होता है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, मैग्नीशियम रिबन बोले तो Mg, मैग्नीशियम रिबन बोले तो Mg। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और MgO बना के बैठा होता है, ठीक है। तो MgO अब इस पे जब आप आग लगाओगे ना तो ये जलेगा नहीं, तो इसको हम सैंड पेपर से पहले रब करते हैं फिर जलाते हैं, यानी कह सकते हो मैग्नीशियम forms a layer of oxide in it या on it. Magnesium forms a layer of oxide on it which does not allow magnesium to burn. जो मैग्नीशियम को अलाउ नहीं करता है कि वो जले। सो वी क्लीन्ड इट विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। इसलिए इसको हम जलाने से पहले सैंड पेपर, आपने घर में देखा होगा ग्रिल वगैरह साफ करने आता है, घिस 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 ऐसे करके करता ना, ऐसे सैंड पेपर होता है। तो कहता है कि मैग्नीशियम फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट व्हिच डज नॉट अलाउ मैग्नीशियम टू बर्न, सो वी क्लीन इट विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना जरूरी पड़ता है। और साफ किससे करते हैं, सैंड पेपर से, क्योंकि ये मैग्नीशियम जो अपने ऊपर है ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है जिसकी वजह से मैग्नीशियम जलने में तकलीफ करता है। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन कहता है, मतलब पहला क्वेश्चन पेज 6 इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन खत्म, ये पेज 6 का था। अब पेज नंबर 10 पे आते हैं। पेज नंबर 10 के इंटेक्स्ट के पहला क्वेश्चन में कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। तो कहता है नेम द सब्सटेंस एक्स। तो एक्स क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड कह लो, या इसी को हम क्विक लाइम भी कहते हैं, अभी एकदम डिटेल में समझाया है।
राइट्स इस फार्मूला, तो इसका फार्मूला हो गया CaO। इसलिए लिख के दिखा रहे हैं ना कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे वो समझा रहे हैं। इरेज करें, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं। तो यहां से आपने एक चीज पकड़ ली कि पहले का आंसर सिर्फ इतना ही है। केमिस्ट्री का जानते हो एक सबसे सुंदर बात क्या है कि आंसर अगर आता है आपको तो कभी भी आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा लिखने में। देखो पहला पार्ट खत्म, X जो है कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम हो सकता है, इसका फार्मूला लिख दिया। दूसरा पार्ट कहता है 10th के दूसरे पार्ट में, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड एबव विथ वाटर। ये जो ऊपर का सब्सटेंस है O, इसको पानी से रिएक्ट करा के दिखाओ क्या होगा, तो CaOH का होल ट्वाइस होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको क्विकलाइम लाइम वाटर कहते हैं वगैरह वगैरह, और इससे व्हाइट वॉशिंग करते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्क्वी CaCO3 बना देता है। सब डिटेलिंग हुआ है, तो हो गया दोनों का आंसर। समझ में आई बात? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, उसके आंसर हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद और भी क्वेश्चन है, लेकिन जहां पे कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन दोनों घुमाकर पूछा गया। इरेज करें। अब हम आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां तक की कहानी समझे, कोई डाउट नहीं है, पक्की वाली बात। श्योर शॉर्ट बोलो भैया, सर, भैया, दीदी। अच्छा चलो, भैया दीदी सब बोलो कि समझ में आया या नहीं आया। देखो इतना डिटेलिंग करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो कारण ये है कि जब आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो ना, तो बच्चे डाउट नहीं पूछ पाते। तो हम इतना ज्यादा बोलते हैं, इतना ज्यादा डिटेलिंग करना चाहते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा जाता है। तो कभी कभी लोग इरिटेट हो जाते हैं, सर इतना लंबा बता रहे हो यार, क्या कर रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार देखने लगोगे बहुत मजा आने लगेगा, एकदम लगेगा कि हाँ पढ़ाई करने आए हैं। तो इसलिए ऑनेस्टी के साथ अगर आप हमारी वीडियो को देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। एटलीस्ट NCERT तो कोई डाउट नहीं होगा। अभी हमारा पूरा फोकस क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, किस पे है, NCERT पे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। when a single reactant decomposes to form या breaks down to form more than one product, when a single reactant decomposes to form more than one product, तो इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे A टूटकर B प्लस C बना रहा था। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, लेकिन हम इसके मेन एग्जांपल समझाते हैं। पहले आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा, कहेगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो विथ द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट बोले तो सनलाइट, समझाते हैं ये एकदम याद कर लो। ठीक है, दूसरा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम चीजों को समझाएंगे उसी के अंदर सारा बात आपको बताते चले। अब दूसरी चीज, एक बात और समझे ना, ये क्या कहना चाह रहे, कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनता हो गया। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल होंगे, लेकिन एग्जाम में स्पेशली आपसे पूछ देगा कि एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो जहां पे रिएक्टेंट जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूट पा रहा होगा। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो जहां पे रिएक्टेंट जो है वो हीट की मदद से टूट पा रहा होगा। और एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो जहां पे रिएक्टेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूट पा रहा होगा। जैसे लाइट की मदद से आपको लिखना होगा तो आप लिखोगे AgCl, और ये किसकी मदद से है, लाइट, और लाइट मतलब सनलाइट, और सनलाइट हमें क्या देता है, फोटोन। क्या देता है, फोटोन। फोटोन बोले तो Hµ, इसमें से कोई भी बात लिख दो काम बन जाएगा। ये बन जाएगा Ag और Cl2 को, कि हम जानते हैं गैसेज हमेशा डाई एटॉमिक होता है। लास्ट वीडियो में आपने ये बात देखा है कि गैसेज को हमेशा हम कैसा लिखते हैं, डाई एटॉमिक, यानी ऑक्सीजन को O नहीं लिखते, O2 लिखते हैं। हाइड्रोजन को H नहीं लिखते, H2 लिखते हैं जब अकेला होता है। बैलेंस किया तो यहाँ 2 लगा दिया। उसी तरह इसका एक और एग्जांपल है AgBr, उस जगह पर वही सेम लाइट होगा या सनलाइट होगा या फोटोन होगा या Hµ होगा, और ये 2Ag प्लस Br2 बना लेगा। तो ये रिएक्शन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में आप कैसे तोड़ोगे, उसके लिए ये 2 एग्जांपल हो गया।
अगर हीट के इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोले तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिर्फ पानी ही एक ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपके क्लास 10th में टूटता है और H2 और O2 बना लेता है। 2 लगा दो, बैलेंस कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पूछे तो ये लिखोगे, और हीट की मदद से पूछे तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे CaCO3 ले लो और इसको हीट कर दो तो ये बना लेगा CaO प्लस CO2। ठीक है, ये रिएक्शन याद कर लो 3, एक ये याद कर लो, एक ये याद कर लो, समझाते। इसके अंदर हम और घुसेंगे, इसके अंदर भी घुसेंगे और इसके अंदर भी घुसेंगे, क्या होता है नहीं होता सब समझाएंगे। ठीक है, तो कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ गए, जब एक रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, बस खत्म। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है लिख दिया, उसके ऐसे बना दिया, उसके एग्जांपल लिखो, ये में से कोई भी एग्जांपल लिख दो। स्पेशली कहता है कि लाइट से टूटने वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो तो ये लिखोगे, हीट से टूटने वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो तो ये लिखोगे, और 2-3 लिखा देंगे वो लिखोगे। इलेक्ट्रिसिटी से टूटने वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो तो ये लिखोगे। ठीक है, अब इसके अंदर की थोड़ी डिटेलिंग करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई खत्म, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से ये कैसे टूटता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, इस रिएक्शन से ये टूटकर CaO बनाता है और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में काम आता है। ये कहाँ काम आता है, ये सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। यानी ओवरऑल हम आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखोगे, इसमें से कोई भी एक एग्जांपल उतार दोगे, कहानी खत्म हो गई। लेकिन स्पेशली लाइट पर पूछे तो ये एग्जांपल लिखोगे, हीट पर पूछे तो ये एग्जांपल लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी पे पूछे तो ये एग्जांपल लिखोगे, इसके अलावा और कोई एग्जांपल याद नहीं रखोगे। अब हम इसके अंदर की थोड़ी डिटेलिंग करते हैं, इरेज करें, लिख लो, इसमें से जो भी बातें लिखनी है लिखो। 2 मिनट का टाइम ले लो, एकदम बच्चों की तरह समझा रहे हैं, तो बच्चे हो तो अच्छे से समझ लेना प्लीज, ये हमारी रिक्वेस्ट है। इरेज कर दे, चलो। अब देखो, अब हम AgCl के एग्जांपल के अंदर की बात करते हैं, फिर हीट वाले में बात करेंगे और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बात करेंगे और डिकम्पोजिशन खत्म, फिर आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट पे और फिर आ जाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट पे। अब जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारे के सारे क्या है, एक्सोएंडोथर्मिक रिएक्शन। सोचो, यहां से पहला पॉइंट ये लिखो कि ऑल decomposition reaction are endothermic reaction। तो आपके मन में सवाल आएगा एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक होता है जब प्रोडक्ट बनता है तो हीट निकलता है, और एंडोथर्मिक होता है किसी को तोड़ना है, तो हमारे और आपके बीच में दुश्मनी कराना है, तो आपके कान में जाके बोल दिया, मेरे कान में आके बोल दिया, कुछ गलत भावनाएं भर दिया, नहीं हमारे और आपके बीच में क्या कर दिया, हीट जनरेट कर दिया, यानी हम दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा कर दी, यानी हीट दे दिया। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, बोलो 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 बोलो, मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से, क्या है, पढ़ाई है। चलो, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन हीट इज गिवन टू ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट, यानी when heat is released during the formation of product is exothermic reaction, and when heat is given to breakdown of reactant, यानी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए जब हम हीट देते हैं, यानी when heat is absorbed एंडोथर्मिक, यानी एंडोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एक्सोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगा, हीट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो when heat is absorbed ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको अगर पीछे वाले रिएक्शन इसकी तरह एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिखो हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हीट रिलीजेस ड्यूरिंग the formation of
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के समय अगर हीट रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हो तो एंडोथर्मिक। अब जितना भी एग्जांपल अभी हमने आपको डिकम्पोजिशन का बताया है, जैसे CaCO3 का दिया है, हीट करोगे आप, हीट को कभी कभी ऐसे करके बना देता है तो इसका मतलब हीट है, CaO प्लस CO2 बना लेगा। अब आप अगर H2O मान लो, आप लेते हो कोई और एग्जाम, हाँ H2O भी लो, चाहे AgCl ले लो, इसको आप सनलाइट यानी लाइट देते हो तो ये Ag प्लस Cl2 बनाता है 2 यानी देखो हीट ही दे रहे हो, लाइट के रूप में हीट दे रहे हो, इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो यानी एनर्जी देना पड़ता है, यानी हीट इज एब्जॉर्ब की जगह आप एक और लाइन जोड़ सकते हो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, और हीट इज रिलीज की जगह एनर्जी इज रिलीज, यानी जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म में अगर आप एनर्जी देते हो किसी को ताकि वो टूट जाए तो उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और किसी भी तरीके से आप किसी में से हीट निकलता है, लाइट निकलता है यानी एनर्जी निकलता है, उसको कहोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल जितने आप कॉम्बिनेशन में लिखते हो, जैसे C+O2 गिव्स CO2 या H2 प्लस O2 गिव्स H2। हम लोग दिमाग क्या लगाते थे कि एक एग्जांपल याद कर लेते थे, H2O टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में H2 प्लस O2, और H2 प्लस O2 बिना इलेक्ट्रिसिटी के बन जाएगा H2O, तो इसको डाल देंगे कॉम्बिनेशन में, इसको डाल देंगे एक्सोथर्मिक में, इसको डाल देंगे डिकम्पोजिशन में, इसको डाल देंगे एंडोथर्मिक में। एक एग्जांपल श्योर शॉर्ट याद कर लिया, अगर पूछ दिया कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन व्हाट इज डिकम्पोजिशन, लिखा दोनों में एग्जांपल चिपका दे, भाई ये थोड़ी कह रहा है कि क्या लिखना है, तो इस तरह से कुछ कोरिलेट करके याद कर लिया। लेकिन स्पेशली कुछ रिएक्शंस को भी याद रखते थे, जैसे CaO क्विक लैम्प वाला वगैरह जो एग्जांपल समझा रहे थे, जैसे AgCl जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही टूटता है, H2O जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, CaCO3 हीट के प्रेजेंस में, तो वो स्पेशल टाइप के एग्जांपल भी याद रखते थे। लिख लो इसमें से जो भी बातें लिखनी है, इरेज करें। अब देखो, अभी जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपको समझाया कि सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl या AgBr टूटता है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल अभी हमने आपको बताया कि जब आप डायरेक्ट बैलेंस करके लिखते हैं, जब आप 2AgCl लेते हो और इसको लाइट के प्रेजेंस में, या लाइट मतलब सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट क्या देता है, H म्यू देता है। H म्यू बोलो तो एक एनर्जी होता है जो फोटोन होता है। तो AgCl लोगे तो ये बना लेगा 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल आप ले सकते थे, 2AgBr, तो ये बना लेगा 2Ag प्लस Br2, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इट इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब आप लोग नए जमाने के बच्चे हो, इसका मतलब हम बूढ़े नहीं हो गए हैं, मतलब बात कर रहे हैं जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय कोडक कैमरा आता था, किच किच क्लिक करके फोटो लेते थे। अब उस फोटो को हम स्टूडियो में जाके देते थे, स्टूडियो वाले क्या करते थे, सिल्वर क्लोराइड में उस निगेटिव को डालते थे, और उस निगेटिव को, सिल्वर क्लोराइड वाले निगेटिव को धूप में सूखने के लिए डाल देते थे। इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता, धूप में सूख के फोटो तैयार हो जाता था। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, HV या फोटोन, इसमें से कुछ भी हो, यानी इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड दिस स्पेशल एग्जांपल इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, इसलिए बोला अंदर घुसेंगे। तो लाइट वाले एग्जांपल खत्म हो गए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक और एग्जांपल देखा था हमने, CaCO3 को जब आप हीट दे रहे थे, क्या दे रहे थे, हीट दे रहे थे। हीट ऐसे भी दे सकता है, ऐसे डेल्टा बना देगा ट्रायंगल टाइप का, तो समझोगे इसका क्या मतलब है, हीट है। तो ये बनता था CaO प्लस Ca2। अब ये जो यहां पर जो ये इस्तेमाल हो, देखो पहले बार में आप समझो, अब हम पूरा ना पीछे से कोरिलेट करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। पहली बार इसको जो आप ले रहे थे तो ये पत्थर की तरह था, इसमें आपने पानी मिलाया तो ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस, यानी पानी में मिलके वो पत्थर पानी बन गया, पानी में घोल बन गया। जैसे आटा में पानी मिला के
आटा सानो मत, घोल बना दो, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके CaCO3 प्लस CO2 बना रहा था। अब इसको उठा के आप गर्म करो, CaO, इसको हीट करोगे तो CaO प्लस CO2 देगा। शुरुआत में ये सॉलिड था और जब लास्ट में इसको गर्म करके निकाले तो ये पाउडर की तरह निकला। कैसा निकला? पाउडर की तरह निकला। वही हो रहा है, जब यहां तक पहुंच गए थे तो ये पाउडर की तरह निकला। और ये पाउडर यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट इसी से बनता है, इससे नहीं, इससे। हाँ, इसी को पाउडर फॉर्म में मशीन से चेंज कर लो तो चलेगा। अगर आपको घर में सीमेंट बनाना है तो पहले ये लो, इसमें पानी मिलाओ, फिर ये चूना पानी बन जाएगा। उसको कहीं पर किसी जगह पर कपड़े वगैरह पर पोत दो ऐसे, थोड़े दिन बाद वो सूख जाएगा, उसको नोच लो, उसको हीट गर्म करो, वो चूना बन जाए, सीमेंट बन जाएगा, ठीक। लेकिन फैक्ट्री में अच्छे तरीके से बनाया जाता है, तरीके से उसको गर्म, कितने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो अच्छा सीमेंट बनेगा, वगैरह वगैरह चीजें होती है। तो ये रिएक्शन का एग्जांपल समझ में आया, ठीक है। ऊपर वाला इरेज करें, लिख लिया। तो इसीलिए इसके अंदर घुसना चाह रहे थे कि आपको पता चलेगा। आप बोलेगा राइट एन एग्जांपल दैट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अब पता ही नहीं है आपको, ये पता है कि CaCO3 इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है, ठीक है। इसलिए समझाया, ये तो पुराने से पीछे से कोरिलेट करके समझाया। एक और एग्जांपल है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, PbNO3 होल ट्वाइस को जब आप हीट करोगे तो ये दे देगा PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसको बोलते हैं लीड। Pb मतलब लीड, NO3 मतलब नाइट्रेट, तो लीड नाइट्रेट। इसको बोलते हैं लीड ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। और इसको बोलते हैं क्या मजाक कर रहे हो सर, ऑक्सीजन। बैलेंस है, PB1 NO2, NO अकेला है 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 6। अब बात में 7 हो गया ना, PbO 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो यहाँ पर लगा दो, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 4 4 4 8 2 10। एक सेकंड रुको। NO कितना है यहाँ पर? 2 है। पहले समझो, कंफ्यूज नहीं करना। CaCO3 को हीट करोगे, CaO बनाएगा, CO2 या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में काम आता है। कैसे पहुंचे समझ में आया। एक एग्जांपल आपको और पता होना चाहिए कि जब आप लीड नाइट्रेट को हीट करोगे तो ये लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। और इसमें आप अगर बैलेंस करोगे तो क्या करोगे? आप कहोगे कि अगर यहाँ पर 2 डालते हैं तो ये 3, 2 हो गया, यहाँ 4 अगर डालते हैं तो कितना हो गया? 4 दूना 8, 2 10, 2 12। हाँ ठीक है, 3 6 2 12। देखो लीड 2। बाद बाकी बैलेंसिंग के लिए ABCD मेथड करना है। इसमें क्यों घुसेंगे हम? अभी हम नहीं घुस रहे इसलिए क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि आपको आता है। हम तो यहाँ बैलेंस करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो 2 N हो गया 2 और 2 4, यहाँ हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 3 दूना 6, 2 12, 4 दूना 8, 2 10 और 2 12, बैलेंस हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? नेम अ गैस दैट रिलीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ ब्राउन फ्यूम। ठीक है, तो आप आंसर में बोलोगे कि जब लीड नाइट्रेट को हीट करोगे तो एक गैस ब्राउन फ्यूम बन के निकलेगा जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है। समझ गए बात को? तो नेम अ गैस दैट रिलीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ ब्राउन फ्यूम या ब्राउन फ्यूम गैस रिलीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड टू फॉर्म लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन gas is produced where nitrogen dioxide is
दी ब्राउन फ्यूम, ब्राउन कलर का धुआं निकलता है, और वो ब्राउन कलर का धुआं क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। बोलो बात समझ में आई? यानी हीट, हाँ इससे ज्यादा एग्जांपल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक में एक FeSO4 है, एक एग्जांपल और है बुक में आपके कि FeSO4 है, तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनाता है, तो मन है तो ये भी लिख लो। बाद बाकी ये एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट, AgCl AgBr इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बोल देगा राइट अ रिएक्शन, क्वेश्चन घुमाना होगा तो कुछ भी कर सकता है ना, राइट अ रिएक्शन दैट इज यूज्ड फॉर द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो AgCl लिखोगे। या डायरेक्ट पूछेगा राइट अ रिएक्शन, राइट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट कैन बी ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो भी AgCl लिखोगे। दूसरा पूछ सकता है राइट डाउन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट कैन बी ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ हीट, तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको बोल देगा राइट अ रिएक्शन दैट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो ये लिखना होगा। राइट अ ब्राउन फ्यूम दैट रिलीजेस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ विच प्रोडक्ट, ब्रेकडाउन ऑफ X, what is X and what is that brown fume, तो बोलोगे जब लीड नाइट्रेट इज द X एंड द ब्राउन फ्यूम इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी जब लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ब्राउन फ्यूम है। तो क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हर पर्सपेक्टिव को एनसीईआरटी को पढ़ने का क्या मतलब है, हम एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हर बात का पता हमें होना चाहिए। ठीक है, लिख लो इसको, जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते। लिख लिया, फास्ट करो। अब इसके बाद लास्ट इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोलाइसिस बताते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पे आ जाएंगे। बढ़े बड़े 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 बड़े, कहाँ बढ़ोगे सर, आगे आगे आगे, यहाँ तक पढ़ा लिया ना, इरेज करें। तो अब लास्ट एग्जांपल बचता है जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में H2O को तोड़ रहे थे, और उसका एक एक्टिविटी भी आपके बुक में दिया हुआ है, उस एक्टिविटी को भी समझा देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो एक रिएक्शन हमने देखा था, अगर आपसे पूछेगा राइट अ रिएक्शन इन विच एलिमेंट, या फिर राइट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए आपके बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है H2 प्लस O2, H2O को तोड़ोगे तो ये आएगा। अब इस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ब्रेक डाउन to hydrogen and oxygen, the process by which water is breaks down to form H2 gas and O2 gas called इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी जिस प्रोसेस की मदद से पानी को हम तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को गर्म कर लेंगे, पानी टूट जाएगा, कहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो पानी एक ऐसा चीज है जिसको गर्म करोगे ना तो वेपर तो बनेगा, और वेपर में भी H2O ही रहेगा, H2 और O2 बाहर टूट के नहीं जाएगा, सिर्फ इसको इलेक्ट्रिसिटी से ही तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम समझाते हैं आपको कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, और ये टॉपिक डिकम्पोजिशन खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर समझते हैं। इधर वाला पार्ट लिख लो, इरेज करेंगे। लिख लिया, ये वाला पार्ट, पानी को जो तोड़ते हैं उसको कैसे करते हैं। पहला पॉइंट कहता है टेक अ बीकर, पहला पॉइंट कहता है टेक अ बीकर। ये एक एक्टिविटी है आपके बुक में, ये एक एक्टिविटी करके दिखाया गया है जिसको हम समझा देते हैं, अगर लैब वगैरह में आया तो काम आ जाएगा। पहला काम है टेक अ बीकर, एकदम आराम से समझो, मजा आएगा। टेक अ बीकर, एक बीकर ले लो। दूसरा पॉइंट क्या करो, मेक 2 holes at its bottom, इसके नीचे में 2 होल कर दो, इसके नीचे में 2 होल्स कर दो, एक होल यहां, एक होल यहां। ठीक है, बोर्ड है इसलिए हमने हाथ से ही होल कर दिया।
दो होल कर दो। आराम से समझो, आराम से समझो। पहले हम लिख देते, बाद में हम इसका लैंग्वेज बनाएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। पहले एक बीकर लो, बीकर में दो होल नीचे कर दो, इस दोनों होल में रबर स्ट्रॉपर फंसा दो। ठीक है, रबर स्ट्रॉपर फंसा दो। ठीक, रबर स्ट्रॉपर कैसा होता है आपको दिखाते हैं। देखो जैसे ये हाथ है मेरा, समझना, ये देखो ये है। अब हमने एक ऐसा चीज फंसाया कि ये इसके अंदर, जैसे मान लो रबर स्ट्रॉपर है, ये बीच में से होल रहता, ये जो मार्कर है, ये मार्कर में बीच में ये इंक का जगह है ना, ये पूरा बीच में होल होता। ठीक है, तो इस जगह में ऐसे अगर फंसाते तो क्या होता, ये इसके, ये जो बाहर से ये वाला होल है, ये छेद है, इस बीकर का छेद है। देखो समझो, इस बात को समझना जरूरी है। ये बीकर का छेद है, नीचे में जो बॉटम में छेद किया है ये बीकर का छेद है। अब इसमें इसको घुसा दिया, अब इसने बीकर के छेद को ढक लिया, एकदम रबर का है, चारों तरफ से ढक लिया, लेकिन इसके ऊपर अंदर से ये वाला बीच से होल है। समझ रहे हो ना बात को, ये वाला बीच से होल्स में है, समझ रहे हो ना पक्का। देखो देखो ये बीकर का नीचे वाला छेद, और इसमें हमने एक रबर स्टॉपर फंसाया। रबर स्टॉपर ने क्या किया, इस जगह से जाम कर दिया, लेकिन इसमें अभी भी होल है। अब इसके ऊपर हम कार्बन इलेक्ट्रोड फंसा देंगे। इसका जो होल है यहाँ पे, जो ये ढका हुआ है, यहाँ होल है, इसके ऊपर हमने क्या किया, दो कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए, उस होल के ऊपर दो कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिए, इस होल्स के ऊपर दो कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक है, अब इस दोनों होल्स के ऊपर हमने कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब इसको कनेक्ट कर दिया एक 6 वोल्ट बैटरी से। चीजों को आराम से समझना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहला काम क्या किया हमने, पहला काम किया कि एक बीकर लिया, उस बीकर के नीचे दो छेद कर दिए, उस छेद में पहले रबर स्टॉपर फंसा दिया। रबर स्टॉपर को क्या किया, रबर स्टॉपर के ऊपर कार्बन का इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब इसको एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और अभी इसका स्विच को ओपन नहीं किया। स्विच क्या है, ओपन है। ओपन मतलब जल नहीं रहा है, घर वाला ओपन मत समझना। ओपन मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है। इसके ऊपर हमने क्या किया, दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दिए, दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स डाल दिए। ठीक है, दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दिया। आराम से हम सब बात लिख भी देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक कंटेनर लिया, उसके नीचे दो छेद कर दिए, उस छेद में रबर स्टॉपर फंसाया, रबर स्टॉपर में कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिया। कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने क्या किया, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दिया। कार्बन इलेक्ट्रोड को अंदर से घुसा कर, क्योंकि छेद तो ऑलरेडी इसमें था ही, जहां से वायर जा सकता था, यहाँ छेद नहीं उसमें था, जिसे एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दी। इसके अंदर पानी भर दिया, इस बीकर के अंदर में पानी भर दिया, और साथ ही साथ ये क्या है हमारा, वाटर है। डायग्राम को समझेंगे, ये क्या है हमारा, इनवर्टेड टेस्ट ट्यूब है। ठीक, ये क्या है हमारा, ये और ये तो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब था, ये और ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब था। आराम से समझेंगे। हाँ, ये और ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब था, ये और ये दोनों क्या थे, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स थे। ठीक है, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स थे। अब इस पानी के अंदर में हमने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाला। H2SO4 इसलिए डाला क्योंकि जो वाटर ओरिजिनल में होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। समझना, वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अगर उसके अंदर इंप्यूरिटीज नहीं है। तो H2SO4 हमें क्या देता है, H+ आयन, which helps in conduction of electricity, जो हमें मदद करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है उसको कंडक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। इस डायग्राम को बनाओ, फिर इसको हम एकदम डिटेल में समझाएंगे। यानी टेक अ बीकर, मेक 2 होल्स एट इट्स बॉटम एंड फिक्स्ड रबर stopper in that holes। उसके बाद put 2 कार्बन इलेक्ट्रोड in 2 होल्स, दोनों होल्स में एक एक कार्बन। पुट 1 कार्बन इलेक्ट्रोड, 1 कार्बन इलेक्ट्रोड इन 2 होल्स, हर एक होल्स में एक एक कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दो।
चौथा पॉइंट, पुट एन inverted test tube on that कार्बन इलेक्ट्रोड, उस कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करो, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दो। उसके बाद कनेक्ट दैट कार्बन इलेक्ट्रोड विथ 6 वोल्ट बैटरी, उस कार्बन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दो। पहला पॉइंट, एक बीकर लिया, उस बीकर के नीचे में 2 छेद किए, उस छेद में रबर स्टॉपर लगाया और उस रबर स्टॉपर से कार्बन इलेक्ट्रोड लगाया 2। उसके बाद उस कार्बन इलेक्ट्रोड को क्या किया, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दिया कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर। उसके बाद उस कार्बन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी से, अभी स्विच नहीं दिया है। छठा पॉइंट कहाँ लिखे, लिखो 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 लिखो, यहाँ लिख देते हैं। छठा पॉइंट क्या किया, पुट some amount of water in beaker, जो बीकर लिया था उसमें ये जो था हमारा क्या था, बीकर था। ज्यादा गौच पौच नहीं हो रहा है, नहीं सर समझ जाएंगे, धीरे धीरे लिख रहे थे आप, समझा रहे थे। तो ये जो बीकर था उसके बीकर में फ्यू ड्रॉप ऑफ मतलब फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर लिया, पानी लिया। और 7वां पॉइंट ये डाल दो कि फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 H+ विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब स्विच को ऑन करो। जैसे ही अब यहां तक लिखो, फिर इसका ऑब्जर्वेशन समझाएंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। इस बात को लिखो, देखो पूरा अच्छे से दिख रहा है। हाँ हाँ, लिखने वाला लिख सकता है। लिख लिया यहां तक की बात है, यानी यहां हमने बोला, समझ गए बात को। अब हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं, इसको लिख लो। ये पॉइंट मिटाते हैं, इधर वाला। अब हम स्विच ऑन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, स्विच ऑन करने जा रहे हैं। लिख लिया था ना पक्का, नहीं लिखा था तो पीछा करके लिख लो, पीछे करके। अब ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, अब स्विच को, पहला काम किया, स्विच को ऑन किया, ठीक, ऑन कर दिया। अब जैसे स्विच ऑन किया ना, तो हमने देखा, पहला ए पॉइंट में देखा कि देयर इज सम बबल्स on both the test tubes, दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर में there is some bubbles on the top of both the test tube, दोनों टेस्ट ट्यूब के टॉप के ऊपर में हमने देखा कुछ बबल्स जैसे बन रहे हैं। इस टेस्ट ट्यूब में भी कुछ बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन था। फिर हमने कंक्लूजन किया, तो देखा कि वन टेस्ट ट्यूब कंटेन हाइड्रोजन गैस, और दूसरा देखा अदर टेस्ट ट्यूब कंटेन ऑक्सीजन गैस। यानी अब हम इसको फिर से समझा देते हैं। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन डायरेक्ट पूछेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो H2O को तोड़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी एरो पर लिख दोगे, H2O2 लिख दोगे। लाइट में बोलेगा यानी सनलाइट बोलेगा तो AgCl लिखोगे, एरो पे लाइट लिखोगे, Ag और Cl2 तोड़ दोगे, बैलेंस कर लोगे। और अगर हीट में बोलेगा तो लीड नाइट्रेट वाला बोलेगा, ब्राउन फ्यूम तो वो लिख दो, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट तो CaCO3 वाला लिख दो। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बोलेगा तो AgCl लिख दो। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर H2O वाला जो है उसको समझना, ये एक्टिविटी हमारे बुक में दिया गया है जिसको हमने समझाया है, जिसमें कहता है कि भैया एक बीकर ले लो, बीकर के नीचे 2 छेद कर दो, उस छेद में रबर स्टॉपर फंसा दो, उस रबर स्टॉपर में कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दो, उसके ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दो, इस बीकर में पानी डाल दो और फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 डाल दो। स्विच को ऑन करोगे तो आप देखोगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर बबल आ गए हैं। तो आपको पता चलेगा कि एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है और एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब वो वाला मिटा दे, लिख लो। इतनी बार बोला है, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है सवाल, हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस एंड O2 गैस।
तो आप क्या करोगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब में जो बबल बने हैं उसको उंगली से ढककर ऐसे ले आओगे। अब इसके बबल्स है और इस पर भी बबल्स। अब इसके पास आप बर्निंग कैंडल लेके आओगे। क्या लेके आओगे? बर्निंग कैंडल। और इसके पास भी बर्निंग कैंडल लेके आओगे। ये क्या है? बर्निंग कैंडल है। तो कहता है वी पुट अ बर्निंग कैंडल ऑन both the test tube. We put a burning candle on both the test tube. If candle burns with pop-up sound. कौन सा sound? Pop-up. ऐसा pop-up sound. That test tube contain H2 gas and other O2 gas. तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखा, एक बीकर लिया, बीकर के नीचे में 2 छेद कर दिए, दोनों छेद में रबर स्टॉपर फंसा दिया, रबर स्टॉपर में कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिया, कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दिया, उसके बाद उस बीकर में पानी भर दिया, उस कार्बन इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया किससे? 6 वोल्ट बैटरी से। स्विच को और थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 डाल दिया क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। H+ आयन देता है H2SO4, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया। तो देखा दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल्स आ रहे हैं, तो हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे ऐसे करके खींच के ऐसे ढक के निकाल लिया। वहां पे देखे दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर बर्निंग कैंडल लेके आए। जिस टेस्ट ट्यूब के ऊपर बर्निंग कैंडल बर्न करेगा पॉपअप साउंड के ऊपर, वी पुट अ बर्निंग कैंडल ऑन बोथ द टेस्ट ट्यूब। इफ द कैंडल बर्न्स विथ पॉपअप साउंड बोले तो पॉपअप साउंड, दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन हाइड्रोजन गैस। वहां पर हाइड्रोजन गैस है और बच गया वो ऑक्सीजन गैस है। एंड नीचे लिखना था कि हाइड्रोजन is double the amount of oxygen। और देखा हमने कि हाइड्रोजन जो है हमेशा ऑक्सीजन से 2 गुना अमाउंट में होता है। अब इसका रीजन पूछेगा हाउ, वाई, क्यों ऐसा लिख लिया, ये वाला लिख लो। अब आपसे पूछेगा ऐसा क्यों, तो आप रीजन में बोलोगे, आप रीजन दोगे इसका बिकॉज H2O has 2 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen। H2O के पास 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए हाइड्रोजन डबल अमाउंट होता है ऑक्सीजन से। बोलो ये पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना हो सकता था हमने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको दोबारा देखोगे तो पक्का आ जाएगा। सर दोबारा के लिए मत कहो, एक बार में हम समझ जाएंगे। वेरी गुड, लिख लो, इसमें से जो भी बातें आपको लिखनी है लिखो। यानी अब यहाँ पर हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज द डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इन वाटर मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा डबल होता है। हाइड्रोजन का प्रेजेंस का टेस्ट करने का तरीका है बर्निंग कैंडल ले जाओ और उसके बर्निंग कैंडल अगर चक वाला साउंड यानी पॉपअप साउंड से बर्न करता है, कॉपी में लिखना है तो पॉपअप साउंड लिखो, एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो देखो आवाज ऐसे आएगी। जैसे वायर वगैरह में आपको वायर वगैरह अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो कैसे करती है, उस तरह का पॉपअप साउंड आएगी। और दूसरा हमेशा ऑक्सीजन पता चल गया हाइड्रोजन हमेशा डबल होता है ऑक्सीजन से क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है। देखो H2 है तो इसलिए हाइड्रोजन डबल होगा, O1 है इसलिए ऑक्सीजन से ये डबल होगा। समझ में आ गई? तो इस तरह से इसलिए हमने बोला कि सबको डिटेलिंग करके बताएंगे। अब यहां तक आपको अगर समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ क्वेश्चन है शायद वो हम कर लेते हैं। तो हमने पेज नंबर 6 का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन कर लिया, यानी पेज नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 10 का सेकेंड क्वेश्चन कर लिया। अब ये तो नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल द अमाउंट ऑफ, देखो व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब, ये उसी पेज का पेज नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन। व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.17
जो एक्टिविटी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 1.7, ये वही एक्टिविटी है जो अभी हम आपको समझा रहे थे, पानी को तोड़ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आप H2O को ब्रेक डाउन कर रहे थे और H2 प्लस O2 बना रहे थे और बैलेंस भी कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो कहता है ऐसा क्यों होता है कि एक, अब नेम दिस गैस, कौन कौन सा गैस होता है, तो बोलोगे गैसेज है, हाइड्रोजन गैस है एंड ऑक्सीजन गैस है। क्वेश्चन कह रहा है कि why is the amount of gas collected in one test tube in activity 1.7 is double the amount of gas collected in other test tube। दो टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट हुआ था, एक का अमाउंट डबल है दूसरे से, ऐसा क्यों, और वो दोनों गैस कौन से है, तो आपने बोला दोनों गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द amount of oxygen because H2O has two molecules of hydrogen and one molecules of oxygen। H2O के पास यानी वाटर के पास दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा डबल होता है ऑक्सीजन से, वो दोनों गैस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है। इसी में अगर क्वेश्चन और पूछ देता हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दैट गैस, तो वी विल पुट अ बर्निंग कैंडल ऑन बोथ द टेस्ट ट्यूब, इफ द बर्निंग कैंडल बर्न्स विथ pop-up sound then that test tube contain hydrogen gas, and if the burning candle simply burns that is called oxygen gas, और other test tube contain oxygen gas। समझ में आई बात? इसलिए जो टॉपिक जहां पर आते हैं वही क्वेश्चन करा लेते तो आपको भी दिक्कत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? और कोई क्वेश्चन है जो बना सकते हो? अब बाद में बनाना, चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ा देते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन साथ में करा देंगे। लिखो लिखो लिखो, जो भी चीज लिखनी है लिखो, समझो, जानो, पहचानो और चॉकलेट खिलाओ अगर समझ में आता है तो। नोट डाउन कर लिया यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं आगे, और इस तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दी, उसके अंदर होने वाली हर बात जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा सर, ऐसी बात है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफिनीशन हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं आपको कि व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे BC से C को छीनकर B को अलग कर दिया। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर हमें कैसे पता होगा कि कौन हाईली रिएक्टिव मेटल है और कौन लेस रिएक्टिव मेटल है? तो पहले हाईली रिएक्टिव का मतलब समझो। मान लो एक जंगल है या फिर समझ लो रेगिस्तान है। रेगिस्तान में आप भी भूखे हो, हम भी भूखे, एक पीस रोटी मिली है और जो खा लेगा वो जिंदा रह जाएगा। कौन खाएगा? यहाँ ह्यूमिनिटीज नहीं चलेगी, यहाँ ताकत चलेगी। जो ज्यादा मजबूत होगा वो कमजोर को धक्का देके, छीन के, मार के, नाक तोड़ के छीन लेगा और वो खाकर सरवाइव कर जाएगा। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर के कंपाउंड को छीन लेता है। तो कैसे पता चलेगा कि ज्यादा ताकतवर कौन है? उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। तो केमिस्ट्री में लड़ाई नहीं करते, उसके लिए हम याद करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। केमिस्ट्री में हम क्या याद करते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज इसका नाम है, या इसका दूसरा नाम दिया जाता है एक्टिविटी सीरीज। इसको याद करने का एक शॉर्टकट है जो है केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता हाई कोट
है आप का। क्या लिखा? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, हाई कोर्ट है आपका। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, हाई कोर्ट है आपका। यहां का से कोई मतलब नहीं होता। केदार मतलब हुआ के, और के मतलब हुआ पोटेशियम। नाथ मतलब हुआ Na, और Na मतलब हुआ सोडियम। का मतलब हुआ Ca, और Ca मतलब हुआ कैल्शियम। माली मतलब हुआ Mg, और Mg का मतलब हुआ मैग्नीशियम। आलू का मतलब हुआ Al, और Al का मतलब हुआ एल्यूमिनियम। समझ रहे हो ना? अच्छे से नोट डाउन करो, आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जरा, जरा मतलब हुआ जिंक, Zn, और Zn का मतलब हुआ जिंक। फीका मतलब हुआ Fe, और Fe का मतलब हुआ आयरन। पकाता का हुआ Pb, और Pb का मतलब हुआ लेड। हाई का मतलब हुआ H, और H मतलब हुआ हाइड्रोजन। कोड का मतलब हुआ Cu, और Cu का मतलब हुआ कॉपर। है का मतलब हुआ Hg। बताओ बताओ, बड़ा तेज बन रहे थे पहले बता के। Hg मतलब हुआ मर्क्यूरी। A मतलब हुआ Ag, और Ag मतलब हुआ सिल्वर। फिर A है, उसका मतलब हुआ Au, और Au का मतलब हुआ गोल्ड। फिर P है, इसका मतलब हुआ Pt, और Pt का मतलब हुआ प्लेटिनम। यानी केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, हाई कोर्ट है आपका। और ये जिसको याद है उसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीजेज। और नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आपकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। यानी सबसे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर अल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है, फिर प्लेटिनम है। यानी लीस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर कोई रिएक्शन दिया हो, क्या करा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। जैसे हमने दिया Zn प्लस FeSO4। अब बताओ कि क्या बनेगा? तो आपने बोला जिंक, जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, यानी ये रिएक्शन होगा। और ये प्रोडक्ट क्या बना के देगा? तो Zn जो है इसके SO4 को छीनेगा, और Zn का 2 प्लस SO4 का 2 माइनस कट के 1 1, यानी ये आ जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। When highly reactive metal displaces less reactive metal from their compound. When highly reactive metal displaces less reactive metal, इतनी आता है, यहां तक नहीं छोड़ोगे, फ्रॉम देयर कंपाउंड, उसके कंपाउंड से छीन लेता है उसके कंपाउंड को और खुद के साथ जोड़ के उसको अलग कर देता है। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल बना सकते हो। आप बोलोगे कि हम ले लेते हैं Fe प्लस, या फिर यही Zn लिया है तो Zn प्लस CuSO4, कॉपर नीचे है, Zn ऊपर है, करेगा, यानी ZnSO4 प्लस Cu। अच्छा, कोई रिएक्शन बोला कि Cu प्लस ZnSO4, अब ये बताओ तो ये कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। जिंक ताकतवर है, कॉपर कमजोर है, कमजोर कभी ताकतवर से उसके कंपाउंड को नहीं छीन पाएगा, तो इस केस में नो रिएक्शन होगा। यानी कोई भी एग्जांपल उठा लो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हम आपको लिखवाएंगे, इसमें से जो भी बातें लिखनी है वो लिख लो।
लिख लिया, इरेज करें। अब इसमें से कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हो, कुछ भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे डिकम्पोजिशन का, जैसे कॉम्बिनेशन का कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल जो हमने लिखा था कि देख लो कि ऐसा पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, उसी तरह इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4। Fe बोले तो आयरन, CuSO4 बोले तो कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। तो यहां पर होता क्या है कि FeSO4 बन जाता है और इसका कलर हो जाता है ब्राउनिश, और प्लस कॉपर बाहर निकल जाता है और इसका कलर हो जाता है फेडेड। यानी यहां पर क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप एक कंटेनर लोगे, इस कंटेनर में आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा। क्या रखा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा, CuSO4, जो कि आपको देखने में ब्लू कलर का था, और इसमें एक आपने आयरन नेल रख दी। क्या रख दी? आयरन का नेल रख दिया, आयरन नेल रख दी। तो आपने देखा कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का थोड़ी देर के बाद, आफ्टर फ्यू सेकेंड, कुछ देर के बाद देखा आपने कि इस सॉल्यूशन का जो कलर है, ये जो CuSO4 इसके अंदर बचा हुआ था, वो क्या हो गया? फेडेड हो गया ब्लू से, और ये जो आयरन नेल था इसके ऊपर थोड़ा कोरिजन टाइप का लग गया, यानी इसके ऊपर ब्राउनिश कलर आ गया। कैसा आ गया? ब्राउनिश इन कलर। और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बाद बाकी एग्जांपल आप बहुत बना सकते हो। कोई हाईली रिएक्टिव, मान लो अगर आप लेते हो Na प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तो केदारनाथ का सोडियम ज्यादा ताकतवर है तो ये NaOH बना लेगा और प्लस Ca बाहर निकाल देगा। ये NaOH कैसे हुआ, Ca कैसे हुआ, ऑलरेडी पिछली वीडियो में आप देख चुके हो कि Na का वैलेंसी 1 होता है, Ca का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए CaOH का होल 2 बना था। Na के देखो ना, Ca और OH को बनाए थे तो 2 प्लस इसका 1 माइनस, तो ये बना था CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन जब NaOH को छीना था तो 1 प्लस 1 माइनस, ये सिर्फ NaOH बना, Ca को बाहर निकाल दिया। लेकिन स्पेशल ये एग्जांपल आपके दिमाग में होना चाहिए कि आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और वो कलर फेडेड हो जाता है और आयरन के ऊपर ब्राउनिश कलर आ जाता है, क्योंकि आयरन डिस्प्लेसेस सल्फेट फ्रॉम कॉपर। क्या लिखोगे? आयरन डिस्प्लेसेस सल्फेट फ्रॉम कॉपर। कॉपर से सल्फेट छीन लेता है और आयरन सल्फेट बना के कॉपर को अकेले कर देता है, फेडेड कलर कर देता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख लो, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो आप जितना एग्जांपल हमने बनाया उसमें से कोई भी एक एग्जांपल लिख दो। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ रहा है तो उतना सोचने की जरूरत नहीं कि ये एग्जांपल लिखे या वो एग्जांपल लिखे, कोई भी एग्जांपल लिखो। लेकिन अगर स्पेशल ये पूछेगा कि ब्लू कलर सॉल्यूशन डिस्प्लेसेस, blue color solution became faded, write the reaction involved in it, what is the blue color solution here, which displaces the blue color solution, तो iron displaces the blue color solution is copper sulfate, after displacement iron sulfate became brownish in color and copper became faded। तो इस तरह का जब स्पेशल क्वेश्चन आएगा तब ये आंसर देना है, नहीं तो वो जो भी एग्जांपल हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का थ्योरी लिखो, यानी when highly reactive metal displaces less reactive matter from their compound, and कोई भी एग्जांपल है टेप दो जो पहले हमने लिखवाया है। स्पेशली ब्लू कलर वाला जब बात पूछेगा तो ये एग्जांपल लिखोगे, इरेज करें। यस सर, यस सर, यस सर। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे आज के क्लास का। उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है उसको समझाते चलेंगे, और ऑलरेडी हमने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर दे दिया है इसी में। जब हम बताएंगे तो आप कहोगे हाँ सर मत लिखो दोबारा। तो जिन बच्चों को आ गया होगा वो यहीं तक देख के छोड़ देना, क्वेश्चन बस समझ लेना कि क्या क्या है, सर कैसे लिख रहे हैं, देख लेना। क्या दिक्कत है, आप पढ़ लोगे थोड़ा सा तो पढ़ाई कभी बर्बाद जाता भी नहीं है, तो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो ये तो जानते ही हो कि व्हेन देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस, जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिखवा चुके हैं ऑलरेडी। व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके लिए आपको हम दो एग्जांपल दिखाते हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक और जगह काम आएगा जहां पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगा। बताते हैं, आप एग्जांपल याद करो। Na2SO4, इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। नाम लिखने में BaCl2 ही क्यों बना, BaCl क्यों नहीं बना, NaSO4 क्यों नहीं बना, Na2SO4 ही क्यों बना, ये सब समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें हमने पहली वाली वीडियो में सारी चीजें डिटेल एक्सप्लेनेशन की है। जब इसका रिएक्शन करोगे तो बना लेगा NaCl प्लस BaSO4 और ये है PPT। जैसे PPT का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब जैसे ग्लास ले लो, ग्लास में पानी ले लो, पानी में नमक मिलाओ, मिल जाएगा। लेकिन पानी में बालू मिलाओ, सैंड मिलाओ, क्या होगा? नीचे की बैठ जाएगा। तो द इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड लीव्स एज अ प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो भी बताएंगे। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, याद कर लो। अगर मन है एक और याद करने का, एक और याद कर लो। Na2CO3 प्लस किससे डिस्प्लेसमेंट करा दे इसका हम? CaCl2, ये बना लेगा CaCO3 प्लस NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट का बहुत सारा एग्जांपल बना सकते हो, लेकिन ये एग्जांपल याद रखो। अब इसी एग्जांपल के थ्रू एक और बात समझते हैं, जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछे या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछे, एग्जांपल ये डाल दोगे और बोलोगे इसमें प्रेसिपिटेट क्या है? बेरियम सल्फेट, BaSO4 इज द प्रेसिपिटेट हेयर। ये सोडियम क्लोराइड है, नमक है, सोडियम क्लोराइड है। तो आपसे पूछेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, एग्जांपल ये मार दो या ये मार दो। अगर आपसे पूछे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहां से लिख देते हैं, when there is an insoluble substance leaves on the bottom of container as precipitate called प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसी भी कंटेनर के बॉटम पे आके बैठ जाता है, वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है, मिल नहीं पाता है एज ए प्रेसिपिटेट, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोले तो यही एग्जांपल मार दो, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट फिर भी यही एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन तब भी यही एग्जांपल। बस प्रेसिपिटेशन में एक लाइन जोड़ दोगे कि BaSO4 इज द प्रेसिपिटेट हियर, बेरियम सल्फेट इज द प्रेसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल है, मिलेगा नहीं। और इस तरह से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक एग्जांपल और बता दिया। ये प्रेसिपिटेशन में मत डालना, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल ये है, बट दिस टू आर द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई भी डाल सकते हो, लेकिन प्रेसिपिटेशन के लिए यही एग्जांपल लिखोगे। ठीक है, अब हम जो भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर देते हैं। इससे ज्यादा आपको कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में नहीं पढ़ना। अच्छा सर, तो यानी आपने चैप्टर का 90% खत्म कर दिया। हाँ, पहले वीडियो में हमने आपको फॉर्मूला बनाना और कंपाउंड बनाना सिखाया है, कंपाउंड का नाम लिखना सिखाया है, बैलेंस करना सिखाया है, यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन सिखाया। अब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोलिजन, रेसिडिटी बताते हुए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। लिख लो जो भी लिखना है, लिख लिया, इरेज करें। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। जो कर लिया है उसको छोड़कर, उसके अलावा जो बच गया है उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने पेज नंबर 6 के पहला क्वेश्चन कर लिया, पेज नंबर 10 का पहला कर लिया, पेज नंबर 10 का दूसरा कर लिया।
अब पेज नंबर 13 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बुक है तो ठीक, नहीं है तो यहां से देख लो। पेज नंबर 13 में कह रहा है कि गिव यहां पे व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो देखो कह रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब आयरन नेल को उसके अंदर डालते हो, यानी आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो जो कि ब्लू कलर का होता है, तो ये आयरन सल्फेट बनाकर कॉपर को फेडेड कलर का बना देता है और ये खुद अपने ऊपर एक ब्राउनिश कलर बना लेता है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किसकी वजह से होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन एक्टिविटी 1.10। यानी आपके पास कह रहा है दूसरे, पहला क्वेश्चन कैसे खत्म। व्हाई डज द कलर चेंजेस? दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन डिस्प्लेसेस, लिख लो, और लिखना चाहते हो तो लिख दो आयरन डिस्प्लेसेस सल्फेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर, जो कि फेडेड कलर का होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बताओ। किसका एग्जांपल बताओ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बताओ। तो आप बोलोगे कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल याद है, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स NaCl प्लस BaSO4 और यहां पर ये प्रेसिपिटेट है। तो कहता है ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको दिया गया है एक्टिविटी 1.10 में। इसके अलावा एक और एग्जांपल बताओ। तो बताया था अभी कि Na2CO3 ले लो और CaCl2 ले लो, ये NaCl प्लस CaCO3 बना लेगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो कि आई ले लो, पोटेशियम आयोडाइड, और फिर बेरियम ब्रोमाइड ले लो, ये KBr प्लस BaI2 बना लेगा। जितना एग्जांपल बने उतना एग्जांपल आप ले सकते हो और आपको डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वैसे ये एग्जांपल दिमाग में रखना है डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी काम आता है। यानी हमने आपको इन टेक्स्ट के पेज नंबर 6 का बता दिया, 10 बता दिया और पेज नंबर 13 के फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चंस बता दिए। अब आते हैं बैक एक्सरसाइज के पेज नंबर 14 में। इसको इरेज करें। लिख लिया? हाँ सर, हाँ सर लिख लिया, हाँ सर, हाँ सर लिख लिया। ये सब तो ऑलरेडी आप बता भी चुके थे। ओके, इतने समझदार हो आप तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा सर, हमारी समझदारी पे आपको शक था क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं था। अब कहता है बैक एक्सरसाइज के 14th पेज नंबर के सेकेंड क्वेश्चन। एक रिएक्शन दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। अब पूछ रहा है ये जो रिएक्शन है ये कौन सा है? कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन में when two or more एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट का है। डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सचेंज ऑफ आयन, ये कहां कुछ इसको दे रहा है ना, डिकम्पोजिशन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो ना, एल्यूमिनियम यहां पर क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस SO4 फ्रॉम एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन फ्रॉम Fe2O3। Fe2O3 से ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम छीनकर क्या बना ले रहा है? Al2O3 प्लस Fe बना के छोड़ दे रहा है। यानी ये कौन सा रिएक्शन है? When highly reactive metal displaces less reactive metal from their compound is known as displacement reaction। तो D is the correct answer। कहता है what happened when hydrochloric acid is added to iron filling। तीसरा क्वेश्चन में कहता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को जब आप आयरन में लेके आओगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे ये आयरन जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फी का।
फी का यहाँ पकाता हाई, हाइड्रोजन यहाँ उससे पहले आयरन है, यानी आयरन क्या करेगा FeCl2 क्यों बना, क्योंकि Fe था Cl था, Fe का 2 प्लस Cl का 1 माइनस इधर आया तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन इज गैस, गैसेज आर ऑलवेज डाई एटॉमिक। तो इसके ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस, सही बात। दूसरा है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, गलत बात। तीसरा है नो रिएक्शन, गलत बात, रिएक्शन होगा क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आयरन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस ना, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बुक है आपके पास तो देख लोगे, बाद बाकी इस रिएक्शन का आंसर ये हो गया। तो इस तरह से बैक एक्सरसाइज के पेज नंबर 14 में जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था वो भी आप समझ गए, ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। अब उसके बाद सब बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से बताएं। देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है राइट व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो व्हेन देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल लिखो, तो जितना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल था वो लिख दोगे और जितना डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल था वो लिख दोगे। लिख देते हैं हम, चलो तो इतना बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा के लिए क्यों आपको परेशान करे। लिख लिया, इरेज करे, हाँ सर कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, 9 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी लिख चुके, अगर आप लिख चुके हो तो इसको आगे बढ़ाओ। कहता है व्हेन देयर इज हीट रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के समय हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एंडोथर्मिक किसको कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो व्हेन देयर इज हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वहां पर हीट रिलीज, यहां पर हीट एब्जॉर्ब, यहां पर हीट रिलीज। एग्जाम्पल जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे C प्लस O2 CO2, H2 प्लस O2 H2O, बैलेंस कर दो। इसके अंदर एग्जाम्पल लिखोगे एंडोथर्मिक में तो CaCO3 हीट दोगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा, या PbNO3 होल ट्वाइस हीट दोगे तो PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, यहाँ 2 बैलेंस भी कर दिया हमने, ये बनेगा, ये हो गया। अब कहता है व्हाई रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इरेज करें इसको, लिख लो, लिख लिया सर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, जल्दी इसलिए बता रहे, पढ़ा चुके हैं, ये बता रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात कुछ नहीं सर, आप बताओ चुपचाप। अच्छा ठीक है। कहता है व्हाई रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिस्पायरेशन is considered to be an exothermic reaction because during respiration there is a formation of energy in the form of ATP along with the release of heat. So it is considered to be an exothermic एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेनेशन। अगर आप इसको इक्वेशन के थ्रू भी लिखना चाहते हो तो देखो किसको तोड़ता है। रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ब्रेकडाउन ऑफ क्या होता है, रिस्पायरेशन में होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। किसका ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। रिस्पायरेशन में मिलता क्या है हमें, ऑक्सीजन, और बनाता क्या है CO2,
प्लस H2O प्लस एनर्जी। अगर इक्वेशन में लिखना चाहते हो, वहां पे नहीं बताया था तो यहाँ बताता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लिख लो जो भी लिखना है इसमें से, बैलेंस वगैरह कर लेना। इतना बैलेंसिंग सिखाया तो एक तो छोड़ ही सकते हैं ना, ठीक है। इरेज करें। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? Because when two or more reactant combine together to form a single product is combination. When two or more reactant combine to form a single product is combination. Combination. But question number 11, but single reactant decomposes to form two or more product. इस डिकम्पोजिशन, इसलिए ये दोनों अपोजिट है। वहां पर 2-3 मिलके एक बनाता है और यहाँ पर एक टूट के 2-3 निकालता है। एग्जाम्पल, तो कॉम्बिनेशन के लिए C प्लस O2 इज CO2, H2 प्लस O2 इज H2O। डिकम्पोजिशन के लिए CO CO3 हीट दे दो, ये CaO प्लस CO2 बना देगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं, बता दे रहे हैं ताकि आपको लिखना कैसे है वो समझ में आ जाए। यानी बैक एक्सरसाइज का सेकेंड थर्ड हो गया, 9 10 11 हो गया। अब आते हैं 12 13 14 15 पे। 12 पे आते हैं। इरेज कर दे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में कहता है राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी बताया था CaCO3 ले लो, डिकम्पोजिशन करना है पहले हीट के लिए, तो ये बन गया CaO प्लस CO2, एक एक लिखना है तो एक हीट के लिए लिख दिया। लाइट के लिए बताया था AgCl, लाइट यानी सनलाइट यानी फोटोन, Ag प्लस Cl2 बैलेंस के लिए ऐसे लगाते थे। और इलेक्ट्रिसिटी में H2O टूटता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में और H2 और O2 बनाता है बैलेंस करने के लिए, यहां भी 2 लगाते हैं। अब कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो बोलोगे, इसके बारे में बार बार लिखे। When highly reactive metal displaces less reactive metal from their compound, when there is exchange of ion is double displacement। इसका एग्जांपल में वही याद कर लो, Fe प्लस CuSO4 दे देगा FeSO4 प्लस Cu। ये ब्लू था, अब ये फेडेड हो गया और ये ब्राउनिश हो गया। पूरा अच्छे से बताया है, पूरा डिफिनेशन लिख के कर दोगे। और इसके लिए एग्जांपल वही लिख दो, Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस NaCl। इसके लिए लिखोगे when highly reactive metal displaces less reactive metal from their compound, और इसके लिए लिखोगे when there is exchange of ions, और दोनों के लिए एक एक एग्जांपल दे दोगे। राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। अब 14 क्वेश्चन में कहता है लिख लिया था ना, यहाँ पर BaSO4 प्लस NaCl ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। इरेज कर दे। अब 2 क्वेश्चन लास्ट। कहता है क्वेश्चन में इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट
नाइट्रेट solution involve displacement by copper metal तो राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। पहले सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का हो गया Ag, नाइट्रेट का हो गया NO3, इसका 1+, इसका 1-, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में है। तो ये बन गया AgNO3 कॉपर मेटल, मतलब कॉपर ये डिस्प्लेस करता है तो बना लेता है CuNO3 का होल ट्वाइस। क्यों सर? क्योंकि कॉपर का 2+ NO3 का 1-, ये इधर आया, ये इधर आया, तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag बना लिया। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? यही आंसर है इसका। कहता सिल्वर बनाना है, बना लिया सिल्वर नाइट्रेट से, किसकी मदद से? कॉपर की मदद से। और ये रिएक्शन बोलेगा किस विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? When highly reactive metal displaces less reactive metal, copper is more reactive than silver। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, हाई कोट है ये बाद में आ रहा है, कोट पहले आ रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लास्ट कहता व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो आप जानते हो when there is an insoluble substance leaves as a precipitate called precipitation reaction। एग्जाम्पल तो अभी बताया, Na2SO4 plus BaCl2 gives NaCl plus BaSO4 और BaSO4 is the precipitate here। लिख लो इसको, लिख लिया, लिख लो सर। अब देखो लास्ट में हमने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने हम सारी चीजें आपको डिटेल में बताई है। तो अच्छे से समझ में आया? पक्का बोलो, एकदम श्योर सर। बहुत धीरे धीरे चले, बहुत प्यार से चले। चाहते थे इसको फास्ट करके बहुत जल्दी खत्म भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा। हमने इस बात की इंपॉर्टेंस दी कि टॉपिक खत्म होने से ज्यादा जरूरी है कि आपको टॉपिक कितना समझ में आता है। चलिए, तो आप ज्यादा लंबा चौड़ा बात करके टाइम को नहीं बताते हैं। जय हिंद, जय भारत, एंजॉय कीजिए। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से नंबर मार्क्स लाते रहिए। और समझ में आए तो प्यारा सा कमेंट देते रहिए कि सर बहुत मजा आया। चलिए बाय, लिख लीजिए, जो भी लिखना है लिख लीजिए। बाय।